गुड मॉर्निंग। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट और बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड के पेपर फिफ्थ के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम ग्रीक फिलॉसफी के एक मजबूत आधार स्तंभ प्लेटो पर अपना डिस्कशन जारी रखे हुए हैं और आप इसमें ये पा रहे होंगे कि जो विचार हैं ये हमेशा समय की कसौटी पर कसे जाते रहे हैं। समय, परिस्थितियाँ, अन्य विचार उन्हें बनाते हैं, उन्हें कसौटी पर कसते हैं, उनमें संशोधन की परिस्थितियाँ पैदा करते हैं और उनके बदलाव की उम्मीदें भी जगाते हैं। कोई भी विचार शून्य में से आता नहीं और ना ही शून्य में खोता है। हाँ, समयानुकूल परिवर्तन उसकी दीर्घजीविता यानी उसकी उम्र को बढ़ा देते हैं। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको प्लेटो के साम्यवाद के विषय में जो उसका दूसरा बिंदु है, उसका दूसरा भाग है परिवार का साम्यवाद, जिसे कई जगह पत्नियों का साम्यवाद भी कहा जाता है, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। पिछली बार हमने इसके बिंदु देखे थे, आज बात करेंगे इसकी आलोचना की। जहाँ तक मैं समझता हूँ, पूर्व लेक्चर में जो मैंने आपको दिया, आपको लगा होगा कि इसमें कुछ काबिल एतराज़ है, ये पूरा सही नहीं है। और क्योंकि प्लेटो के समय भी द्वंद्वात्मक पद्धति चलन में थी, आप देखिए उसने अपने न्याय के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए थ्रेसिमेकस, पॉलीमार्कस, ग्लाकोन, सेफेलस, इनके तथ्यों को काटा था। ठीक वैसे ही उसके द्वारा जो ये परिवार का साम्यवाद दिया गया, इसकी आलोचना उसके समय में भी होनी शुरू हो गई थी, मध्यकाल में भी हुई और आज भी जारी है। तभी आलोचनाएं कौन सी हैं, आज हम इसकी बात करते हैं। पहला बिंदु है अनावश्यक। बहुत से विचारकों ने माना है कि शासन के लिए अभिभावक वर्ग को परिवार से मुक्त कर देना आवश्यक नहीं है। ये एक अनावश्यक प्लेटो ने कोशिश की है। यदि ये नहीं भी हो तब भी शासक वर्ग अपने कार्य को निपुणता से कर सकता है, क्योंकि जब 50 वर्ष की उम्र में या उसके बाद एक परिपक्व एज में जब वो सुरक्षा संबंधी कार्य अभिभावक वगैरह में होने के कारण निभाएगा, तो उसके पास इतनी परिपक्वता, इतनी मैच्योरिटी होगी कि वो पारिवारिक मसलों को राज कार्य से अलग रख सकने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त होगा। अगला बिंदु, लिंग भेद की अपूर्ण व्यवस्था। प्लेटो ने अपने इस परिवार के साम्यवाद में केवल शारीरिक संबंधों को अहमियत दी है। ठीक है, वो मुक्त कर रहा है परिवार से, परिवार की जिम्मेदारियों से, लेकिन परिवार के प्रति, अपनी संतान के प्रति पति पत्नी का पारस्परिक एक विश्वास होता है और वो केवल कमजोरी का कारण नहीं होता। दुनिया के इतिहास को उठाकर देखें, आपको ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जब पत्नियां पति की या पति पत्नी की वैचारिक आधार बने हैं, उनसे प्रेरणा ली है। आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो इस तरह से अपने परिवार के साम्यवाद में इस व्यवस्था का घातक सिद्ध हो जाता है और इसको वो तोड़ देता है और ये अंततः जाकर समाज के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो। अगला बिंदु, स्त्री और पुरुष के स्वभाव की भिन्नता। देखिए, ये महत्वपूर्ण है। आज आप देखते होंगे स्त्री पुरुष समानता की बात एक लंबे समय से जारी है, जो गलत भी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में इक्वलिटी या समानता आपने पढ़ा है, भारत के संविधान में भी इसका जिक्र है। अपनी पिछली क्लास में आप इसको देख चुके हैं, अपने आसपास के समाज में आप इसको महसूस करते होंगे। लेकिन फिर भी आप पाएंगे कि स्त्री और पुरुष में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो हैं ही हैं, जैविक अंतर तो है ही हैं,
इसके अलावा जो उनकी साइकी है, उनकी मनस्थिति है, उसमें भी फर्क होता है। जिसको आप कह सकते हैं सोचने का नज़रिया, वो भी अलग अलग होता है। आप अपने परिवार में, अपने आसपास देखिए, अपने माता पिता को देखिए, उनके सोचने के नज़रिए में आपको अंतर दिखाई देगा। और ये प्राकृतिक है। बहुत से विचारक ये मानते हैं कि सामाजिक वातावरण से ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है। केवल सामाजिक वातावरण इस अंतर का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उनकी संरचना ऐसी है दोनों की कि उनका सोचने का तरीका, उनके प्रोसेस, उनकी प्रक्रिया, किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की उनकी जो रास्ते, वो अलग अलग होते हैं। प्लेटो अपने साम्यवाद में, परिवार के साम्यवाद में, इस तत्व की उपेक्षा कर देता है। जैसे बड़ा दिलचस्प उदाहरण है, जब मैं पढ़ता था, ये जो टीचर्स मुझे पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे दिया था। जो लड़के इस लेक्चर को सुन रहे हैं, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ। किसी दिन या कभी आपने भविष्य अतीत में ऐसा किया हो, किसी छोटे बच्चे को आप खाना खिला के देखिएगा, जो बहुत छोटा हो। यदि आप उसको बगैर धैर्य खोए, बगैर पेशेंस को लूज किए खाना खिला पाए, तो आप जग जीत गए। या किसी बहुत छोटे बच्चे को कभी आप पढ़ाकर देखिए, आप समझ जाएंगे कि स्त्री पुरुष की सोच का जो अंतर है वो क्या है। आखिर आप देखिएगा, नोट कीजिएगा, आज भी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, आप ये पाएंगे उसमें अधिकांशतः महिला शिक्षक रखी जाती हैं, क्योंकि उनकी साइकी ऐसी है कि वो इस चीज़ को डेवलप कर सकती हैं, बच्चे के नेचुरल डेवलपमेंट में एक योगदान दे सकती हैं। लेकिन प्लेटो इस योगदान को छीन रहा है। अगला बिंदु, न्याय सिद्धांत की विपरीत। प्लेटो का न्याय हमने पढ़ा है। बहुत सामान्य शब्दों में उसका आशय ये है कि आप जिस कार्य में सिद्धहस्त हैं, पारंगत हैं, उसी कार्य को कीजिए। और एक स्त्री और पुरुष में ये चीज़ लागू भी होती है। अरस्तु क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो को, आलोचना करते हैं कि भाई जब वो जिन कामों में सिद्धहस्त हैं महिलाएं, आप वो कार्य उनसे छीनना क्यों चाहते हैं? नए कार्य दीजिए, नए कार्य देना गलत नहीं है, लेकिन जो उनका जिस कार्य में वो पारंगत है, माहिर हैं, वो कार्य छीनते क्यों हैं? यदि ऐसा करते हैं तो आप अपने ही न्याय सिद्धांत से पीछे हटते हैं। अगला बिंदु, शारीरिक संबंध सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके पीछे जिम्मेदारी की भावना होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आखिर आप देखिए, समाज के जो परंपराएं हैं, परिपाटी हैं, शादी हैं, ब्याह हैं और चीज़ें बनी हैं, ये शून्य में से नहीं आई हैं। इनके पीछे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास काम करता है। और प्लेटो का ये जो परिवार का साम्यवाद है, ये मनुष्य और पशु के अंतर को समाप्त कर देता है। बड़ी जबरदस्त आलोचना प्लेटो की इस विषय पर हुई है कि आप पशुओं और मनुष्यों में अंतर नहीं छोड़ते, क्योंकि आप शारीरिक संबंधों की आज़ादी देते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं देते, तो फिर इंसान में और पशु में अंतर कहाँ रहा? और ये आलोचना कर रहे हैं अरस्तु, जो प्लेटो के प्रिय शिष्य हैं। अगला बिंदु, नैतिक गुणों का ह्रास। देखिए, समाज के दो वर्ग बन गए, अभिभावक वर्ग और उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग बड़ा है, लंबा चौड़ा वर्ग है। अभिभावक वर्ग छोटा है, क्योंकि दो ही वर्ग इसमें आ रहे हैं, सैनिक और प्रशासक वर्ग। ये संख्या में कम है। यदि ये ऐसा आचरण करेंगे तो ये उत्पादक वर्ग के सामने कैसे एग्जाम्पल सेट करेंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उत्पादक वर्ग के लिए नायक नायिकाएं हैं, और यदि आप ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे
तो वो समाज के हित में नहीं होगा, समाज की नैतिकता को, समाज के चरित्र को तोड़ के रख देगा। और अंतिम बिंदु, नीरस और प्रेरणा रहित, कि इससे कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है, कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। देखिए, प्लेटो का जो ये साम्यवाद है, इसके जो दोनों बिंदु हैं, चाहे वो परिवार का साम्यवाद हो या संपत्ति का साम्यवाद, ये बस ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर जोर देता है। तो इसमें कहीं से भी किसी पॉजिटिविटी की या सकारात्मकता की आवाज़ नहीं आती है। यही कारण रहा कि जो इसका परिवार का साम्यवाद है, ये अपने समय में भी आलोचना का विषय बना और अपने समय के बाद भी। धन्यवाद।